आज का हमारा विषय है आधुनिक काल की परिस्थितियाँ। साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है और जिस समय में जैसी परिस्थितियाँ होती हैं वैसा ही साहित्य रचा जाता है। जो भी परिस्थितियाँ होती हैं वो साहित्य पर प्रभाव डालती हैं। जिस कालखंड में जैसा साहित्य रचा जाता है उस साहित्य पर उस कालखंड की जो परिस्थितियाँ हैं उनका प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो हम जो हैं वो आधुनिक काल का जो हिंदी साहित्य है उसकी परिस्थितियों की बात करते हैं। इससे पहले जो साहित्य रचा जा रहा था आधुनिक काल से पहले, वो जो रीतिकालीन काव्य था और जो रीतिकालीन साहित्य था वो समाज से बिल्कुल अछूता साहित्य था। समाज से अलग थलग जो शासक वर्ग हैं, जो उनके दरबारी कवि हैं, वो सिर्फ उनका साहित्य था। आम जनता से उसका कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ अमीर लोगों का काव्य था। जो शासक लोग थे, जो पूंजीपति वर्ग था, जो पैसा खर्च कर सकते थे, ये सिर्फ उनका काव्य था। और वो दरबारों में बैठकर अपने जो उनके कवि हैं उनकी काव्य रचनाएं सुनते थे और आम जनता का इस साहित्य से कोई लेना देना नहीं था। आम जनता को जो दुख दर्द है, आम लोगों का जो व्यक्तिगत जीवन है या जो उनकी जो सामाजिक स्थिति है वो इस काव्य में नहीं देखने को मिलती है। रीतिकालीन काव्य श्रृंगार प्रधान काव्य था। नायक नायिका का चित्रण होता था केवल मनोरंजन के लिए। और जो आधुनिक काल में जो समय बदल रहा था, जो बदलती परिस्थितियां हैं, वो समय के अनुसार जो साहित्य है उसमें भी बदलाव आ रहा था। और जो पुराना रीतिकालीन काव्य है वो उसको पीछे छोड़कर आधुनिक जो परिस्थितियां हैं उनका प्रभाव आधुनिक काव्य पर पड़ रहा था। तो जो आधुनिक काल है उसकी जो परिस्थितियां हैं वो इस प्रकार से हैं। पहले हम बात करते हैं उसकी राजनीतिक परिस्थितियों की। तो उस समय भारत अंग्रेज़ों के अधीन था और भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था और देश में जो है अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह का सवर उभर रहा था। स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जगह जगह उदय हो रही थी और इसी के परिणाम स्वरूप जो है भारत में 1857 का जो संग्राम है वो हुआ। देश की जनता ने एकत्रित होकर संगठित तरीके से अंग्रेजी शासन का विरोध किया और कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो उसी समय हुई 1885 में। और जो बंगाल विभाजन है उसका भी हिंदी साहित्य पर, हमारे जो बदलती परिस्थितियां हैं जो साहित्य में, उन पर प्रभाव पड़ा। बंगाल विभाजन होना, फिर उसको रद्द होना और जलियांवाला जो हत्याकांड है, जनरल डायर द्वारा जो वहाँ लोगों की जो नृशंस हत्या की गई है, उसके परिणाम स्वरूप एक आक्रोश पैदा हुआ है भारत में। और 1920 में फिर गांधी जी ने जो एक असहयोग आंदोलन चलाया, हर चीज़ में उन्होंने अंग्रेज़ों का सहयोग ना करने का आह्वान किया। और उसी समय मुस्लिम लीग नाम की जो एक नई संस्था है उसका उदय हुआ, जिसने पुरजोर तरीके से पाकिस्तान की मांग की, भारत से अलग एक मुस्लिम राज्य की मांग रखी। तो ये सभी स्थितियां जो थी समाज में चल रही थी और बदल रही थी। और उसके बाद जो गांधी जी द्वारा एक भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, उससे जो देशवासी हैं उनमें एक नई जागृति आई और वो संगठित तरीके से उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया और परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली। इन सभी घटनाओं और सारी परिस्थितियों से साहित्य में भी बदलाव आया और साहित्य पर भी उसका असर पड़ा। अब बात करते हैं सामाजिक परिस्थितियों की। भारतीय समाज में उस समय जब ये बदलाव आ रहा था, आधुनिक जब काल हिंदी साहित्य का शुरू हो रहा था, आरंभ हो रहा था, तो बहुत सारी कुरीतियाँ समाज में फैली हुई थी। बहुत रूढ़िवादी समाज था। जो प्राचीन रूढ़ियाँ थी लोग उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे और अंधविश्वास थे बहुत प्रकार के। बहुत सारी कुप्रथाएं समाज में चल रही थी। उस समय जो विधवा स्त्री होती थी उसको फिर से विवाह करने की अनुमति नहीं मिलती थी, जबकि जो पुरुष है वो अनेक विवाह कर सकता था। जौहर प्रथा और बाल हत्या, नर बलि जैसी कुप्रथाएं उस समय थी। इंसानों की बलि दी जाती थी कुछ तांत्रिक सिद्धियों के लिए। और उस समय जो कन्या हैं जब वो पैदा होती थी तो उनको पैदा होते ही उनको मार दिया जाता था। ये भी एक कुप्रथा उस समय चलन में थी। समाज में जो एक भयंकर जातिवाद था, उस समय का जो समाज था वो घोर जातिवादी था। मनुष्यों के साथ जो है वो अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था। हालांकि ये प्रथा समाज में आज भी है, पर उस समय का जो समाज था वो भयंकर जातिवादी समाज था। बहुत ज़्यादा ऊंच नीच का उस समय समाज में भेदभाव होता था। और जो महिला है, जो नारी है,
उसकी जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। उसको पुरुषों के तरह संपत्ति में अधिकार नहीं थे और उसकी सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। एक तरह से वो जो पुरुष हैं वो उनकी संपत्ति समझी जाती थी और ना ही नारी को शिक्षा का अधिकार था। बहुत कम थी जो उच्च समाज से, जो उच्च वर्ग से जो नारियां थी उस समय वही शिक्षा ले पाती थी, और जो साधारण नारी है, जो एक आम जो स्त्री है, उस तक शिक्षा की पहुंच नहीं थी और विभिन्न कुप्रथाओं से, विभिन्न प्रकार से नारियों का शोषण हो रहा था। ये उस समय की सामाजिक परिस्थितियां थी। अब बात करते हैं उस समय की धार्मिक परिस्थितियों की। उस समय जो है भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा था। समाज के बहुत सारे लोग हैं जो अछूत माने जाते थे, उस समय अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को ग्रहण कर रहे थे। और जो सामाजिक स्थिति है लोगों की, उसमें जो कुप्रथाएं थी उनको सुधारने के लिए बहुत से समाज सुधारक जो हैं उन्होंने बहुत सारी संस्थाएं बनाई जो लोगों के समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही थी। उनमें से ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो भारतीय समाज में एक क्रांतिकारी कदम मानी जाती है जो राजा राम मोहन राय ने की थी। उन्होंने बहुत सारी कुप्रथाओं पर अंग्रेजी शासन द्वारा रोक लगवाई और समाज के लोगों के उद्धार के लिए बहुत सारे कार्य किए। और केशव चंद्र सेन ने उस समय प्रार्थना समाज की स्थापना की और रामकृष्ण मिशन की स्थापना उस विवेकानंद जी ने की। आर्य समाज जो है वो स्वामी दयानंद द्वारा स्थापित किया गया, जो लोगों के धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया गया था। जो लोग अपने धर्म को छोड़कर उस ईसाई धर्म को ग्रहण कर रहे थे उस पर रोक लगाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं उस समय बनी थी और वो अपना कार्य कर रही थी। और एक सोसाइटी थी जिसका नाम थियोसॉफिकल सोसाइटी था जो एनी बेसेंट चलाती थी। वो भारतीय समाज में भारतीय लोगों, भारतीय महिलाओं को जागृत करने के लिए बहुत सारे समाज सुधार के कार्य कर रही थी, जो उस समय भारतीय लोगों में एक नई चेतना को पैदा कर रहे थे। और एक नया जो क्रांतिकारी बदलाव है वो लोगों की सामाजिक सोच में आ रहा था और बहुत सारी कुप्रथाएं उस समय जो चल रही थी उन पर रोक लगी और लोगों ने उनको छोड़ा और लोगों में एक नई चेतना और एक नई जागृति का विकास हुआ, जिसका प्रभाव उस समय के साहित्य पर भी पड़ा। इसके बाद जो है उस समय की आर्थिक परिस्थितियों की बात करते हैं तो उस समय भारत की आर्थिक परिस्थितियां बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हम विदेशी शासन के अधीन थे और जो भारतीय हैं अंग्रेजी लोगों द्वारा, अंग्रेजी शासकों द्वारा उनका बहुत शोषण किया जा रहा था। भारतीयों के जो उद्योग धंधे हैं वो नष्ट कर दिए गए थे। अंग्रेज जो थे वो भारत से कच्चा माल ले जाकर इंग्लैंड में बनी जो उनके कारखाने हैं उसमें सामान तैयार करते थे और फिर उसको भारत लाकर भारतीयों को महंगे दामों में बेचा जा रहा था और उनका आर्थिक शोषण हो रहा था। और जो भारतीयों के अपने प्राचीन जो उद्योग धंधे थे, जो हाथ से जो उनके शिल्प उद्योग थे वो सारे बंद कर दिए गए थे और वो बिल्कुल नष्ट हो चुके थे। उस समय जो यूरोप है वहाँ पे एक नई औद्योगिक क्रांति का आह्वान हुआ, नई औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई। तो उद्योगों में बना जो माल है वो उसके लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी, तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार था। तो उस क्रांति का जो प्रभाव है, उन उद्योगों का जो प्रभाव है, जो नए सामान विकसित हुए तो उसका भी प्रभाव भारतीय समाज पर और भारतीय जीवन पर पड़ा। और जो उस समय सामाजिक जो जीवन था, जो जमींदार थे और जो जागीरदार थे उनके द्वारा जो छोटे किसान हैं उनका भरपूर शोषण किया जा रहा था। मजदूरों को उनकी जो है वो पूरी मजदूरी नहीं मिल पा रही थी। जो उच्च वर्ग था, धनी वर्ग था, वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था और जो शोषित और जो गरीब और जो मजदूर और जो किसान जो लोग थे उनका शोषण निरंतर चलता जा रहा था। वो चाहे अंग्रेजों द्वारा हो या जो उस समय भारत के जागीरदार या जमींदार थे या गाँव के जो उच्च वर्ग के लोग थे, वो जो नीचे वर्ग के जो लोग थे, जो निचले स्तर के दलित लोग थे, जो गरीब व्यक्ति थे, उनका शोषण लगातार जारी था। तो उस समय भारत की आर्थिक स्थितियां बहुत खराब थी। जो आम एक भारतीय है वो सामाजिक शोषण का शिकार था और उसके जीवन में बहुत ही गरीबी थी, लाचारी। अब बात करते हैं उस समय की साहित्यिक परिस्थितियों की। उस समय जो है वो तत्कालीन जो नवीन चेतना के कारण साहित्य में बहुत बदलाव आया है। जो पाश्चात्य जो साहित्य था, पाश्चात्य देशों में जो क्रांतियां चल रही थी उनका भी भारतीय साहित्य पर बहुत प्रभाव पड़ा। और जो पाश्चात्य विद्वान थे, पाश्चात्य लेखक थे, वो जो लिख रहे थे वो चेतना भारतीयों तक भी आ रही थी। और इस युग में जो है कवियों ने रीतिकालीन जो परंपराएं थी उनमें बदलाव करते हुए एक नई चेतना और सामाजिक जागरण पर बल दिया। और पद्य के साथ साथ हिंदी में अब गद्य का भी भरपूर लेखन होने लगा। रीतिकाल में केवल ज़्यादातर पद्य लेखन ही होता था और भारतेंदु युग में आकर उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना, पत्र लेखन,
और पत्रिकाओं जैसी जो नई लेखन विधाएं हैं उनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ और नए नए लेखन प्रणालियाँ जो हैं वो हिंदी साहित्य में विकसित हुई। ब्रज भाषा के स्थान पर जो है वो खड़ी बोलनी को उसमें ज़्यादा विशेष जोर दिया जाने लगा और लेखन खड़ी बोलनी में होने लगा। और जो खड़ी बोली जो एक क्षेत्र विशेष की एक बोली थी, वो बाद में आगे चलकर भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित हुई। द्विवेदी युग में जो है भाव और भाषा दोनों पर विशेष बल दिया गया। छायावादी युग के जो कवि हैं उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख सुख को और परमात्मा व प्रकृति के साथ साझा किया, और ये सब उनकी जो अपनी जो उनके हृदय की अनुभूतियां हैं, उनके जो निजी दुख सुख हैं, उनको हम छायावादी काव्य में देख सकते हैं। जो छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कवि हैं, जय शंकर प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके काव्य में ये उनके जो निजी अनुभूतियां हैं उनके उद्गार देखने को मिलते हैं। और प्रगतिवादी और जो प्रयोगवादी काव्य है उसमें जो है सामान्य जन के दुखों को ध्यान में रखते हुए जो काव्य रचना हो रही थी या लेखन कार्य चल रहा था, पूंजीपति वर्ग के विरोध में साहित्य की रचना हो रही थी। और आधुनिक जो हिंदी साहित्य है उस पर पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव पड़ रहा था, और उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो साहित्य को प्रभावित कर रही थी। तो उस समय जो साहित्य में जो बदलाव हो रहा था, वो जो नई सामाजिक चेतना और एक नया जो जागरण है, नई जागृति जो आम जनता में पैदा हो रही थी, और जो विदेशी जो आंदोलन चल रहे थे, जो वहाँ पे जो क्रांतियाँ चल रही थी, उनका जो प्रभाव भारतीयों तक पहुँच रहा था और भारतीय लेखकों पर जो उसका प्रभाव पड़ रहा था, वो सब उनके लेखन में झलकने लगा था। और इन सारी परिस्थितियों का जो प्रभाव है वो आधुनिक साहित्य पर भी पड़ा। इस प्रकार ये आधुनिक साहित्य की परिस्थितियाँ